Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In business law, first lecture was on essentials of valid contract. Valid contract के essentials हमने सारे डिस्कस कर लिए थे और उसका पहला essential offer and acceptance है. अब हम उस क्वेश्चन में डिस्कस होने वाले तमाम एसेंशियल्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. अब पहला एसेंशियल ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है, तो अब हम ऑफ़र भी डिस्कस करेंगे और एक्सेप्टेंस भी डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे. मैंने कहा था कि उस पहले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई समझ आने में कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो जब हम इनको वन बाय वन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अब ऑफ़र क्या है और ऑफ़र के रूल्स, ये रूल्स ऑफ ऑफ़र हैं. एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र, रूल्स ऑफ ऑफ़र. ऑफ़र होती क्या है? प्रपोज़ल और ऑफ़र. एक्ट में लफ्ज़ प्रपोज़ल यूज़ हुआ है लेकिन आम तौर पर जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लफ्ज़ ऑफ़र ज़्यादा यूज़ होता है तो आप इंटरचेंजेबली इनको यूज़ कर सकते हैं. प्रपोज़ल को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में और सेक्शन 2A कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. जब कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स को अपनी रज़ामंदी का इजहार करता है कोई काम करने के बारे में या किसी काम से बचने के बारे में विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस, और वो इस नुक्ता नज़र से अपनी मर्ज़ी का इजहार करता है कि वो दूसरे शख्स की उस काम करने या ना करने के बारे में रज़ामंदी चाहता है. ही इज़ सेड टू मेक ए प्रपोज़ल. अब कोई भी जो प्रपोज़ल होती है वो बुनियादी तौर पर लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए होती है. एक बात जहन में रखें कि कोई भी ऑफ़र इन इट सेल्फ डज़ नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस. ऑफ़र हो गई है तो आप समझे कि लीगल रिलेशन क्रिएट हो गए. ऑफ़र जब तक एक्सेप्ट नहीं होगी तो लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं होंगे. अब यहाँ पे मैंने प्रपोज़ल और ऑफ़र ये सम अप किया है कि दो बातें हैं इसमें, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और व्यू क्या है आपका, टू ऑब्टेन दी कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टी. जो शख्स ऑफ़र कर रहा होता है वो प्रॉमिसर या ऑफरर कहलवाता है और जिसको ऑफ़र की जा रही है वो प्रॉमिसी है या ऑफरी है, और अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो एक्सेप्टर कहलाएगा. ये हो गई ऑफ़र की, प्रपोज़ल की डेफिनेशन और उसके साथ इस्तेमाल होने वाले चंद एक टर्म्स. अब एसेंशियल्स में पहला एसेंशियल है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी ऑफ़र या एक्सप्रेस होती है या इम्प्लाइड होती है. अब एक्सप्रेस ऑफ़र वो होती है जो कि जो है वो बयानिया है और ये ऑफ़र ज़ाहिर कर दी है आपने, ये अल्फाज में होती है और वो वर्ड्स जो हैं वो स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं. यानी ये वर्बल ऑफ़र भी हो सकती है और इन राइटिंग भी हो सकती है. अल्फाज दिए हैं आपने और वो लफ्ज़ बोल के आपने कह दिए हैं या लिख के कह दिए हैं तो वो स्पोकन है या इन राइटिंग है. ऐसी ऑफ़र एक्सप्रेस ऑफ़र होती है. और या इम्प्लाइड ऑफ़र होती है. इम्प्लाइड होता है मानवी, यानी जो पोशीदा, जो आप जिसका मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्शंस, फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, फ्रॉम द कोर्स ऑफ डीलिंग्स, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ जो भी उस ऑफ़र में इन्वॉल्व हैं. तो जब आप उन एक्शन से मीनिंग निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफ़र. ये पहला एसेंशियल है. ऑफ़र एक्सप्रेस होगी या ऑफ़र इम्प्लाइड होगी. अब एग्जांपल्स देखें ज़रा. M says to N that he will sell his motorcycle to him for ₹40,000. M says to N, M N से कहता है कि वो उसको अपना मोटरसाइकिल 40,000 में बेचना चाहता है. इट इज़ एन एक्सप्रेस ऑफ़र. क्यों ये एक्सप्रेस ऑफ़र है? क्योंकि आपने लफ्ज़ों में आपने कह के बोल के जो है वो दी है ऑफ़र. ये रेलवे कुली आता है, वो कैरीज दी लगेज ऑफ बी, वो बी के पास आता है, उसका सामान उठाता है और जो है वो चल पड़ता है ट्रेन की तरफ को. वो कि जी फलाने डब्बे में वो साथ साथ चल रहा है, आप साथ साथ चल रहे हैं, वो जाके डब्बे में सामान रखता है. अब उसका आके सामान उठाना और बी का उसको ना रोकना, एक्शन से, कंडक्ट ऑफ पार्टी से, कोर्स ऑफ डीलिंग्स से
यानी यही मतलब निकल रहा है कि वो आके आपको जो है वो कह रहा है कि वो सामान लेके चले, ये इम्प्लाइड ऑफ़र है। क्योंकि यहाँ एक्शन से मीनिंग्स डिराइव हुए हैं, यहाँ अल्फाज नहीं दिए गए। और जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो एक ख़ास रूट पे बसेस चला देती है, उसके शेड्यूल्ड फेयर्स हैं, तो उसका बसें चलाना ही बुनियादी तौर पर इम्प्लाइड ऑफ़र है। अब जो भी कोई उसको एक्सेप्ट करे, जाके बस में बैठे और अपनी मंजिल पे जाए, तो वो किराया देने का पाबंद होगा, क्योंकि ये इम्प्लाइड ऑफ़र है और उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस है। ऑफ़र फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक्सप्रेस होती है या इम्प्लाइड होती है। दूसरा एसेंशियल है कि ऑफ़र स्पेसिफिक हो सकती है और जनरल हो सकती है। ऑफ़र जो स्पेसिफिक ऑफ़र और जनरल ऑफ़र क्या होती है? स्पेसिफिक ऑफ़र ये होती है कि जब कोई ऑफ़र किसी ख़ास शख्स या जो है वो एक ख़ास ग्रुप ऑफ पर्सनस को की जाए। व्हेन ऑफ़र इज़ मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सनस, तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाती है। और ये जहन में रखें कि जो स्पेसिफिक ऑफ़र है वो उसी बंदे ने या उस ग्रुप में से ही जिसको वो की गई है, वो उनमें से ही किसी ने एक्सेप्ट करनी है। हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई सुन रहा है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिन लोगों को वो ऑफ़र की गई है वो स्पेसिफिक, वो एक बंदा हो, वो एक ग्रुप हो, तो उस ग्रुप में से कोई लोग कर सकते हैं, सारे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जबकि जनरल ऑफ़र जो है, जनरल ऑफ़र वो होती है जो कि टू जनरल पब्लिक एट लार्ज कर दी जाती है। ऐसी ऑफ़र जो है वो जनरल ऑफ़र होती है। तो जनरल ऑफ़र जो होती है उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास जिसको इल्म हो, जिसको कम्युनिकेट हो चुकी हो ऑफ़र, जिसको ऑफ़र का इल्म हो, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। M ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू N फॉर ₹80,000। M N को ऑफ़र कर रहा है। अब ये N को ऑफ़र की जा रही है, तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र है। ओनली N कैन एक्सेप्ट इट, सिर्फ N एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। B अनाउंसेस ए रिवॉर्ड इन न्यूज़पेपर ऑफ ₹1,000 फॉर एनीवन। वो कोई भी वो कहता है कि हु विल रिटर्न हिज लॉस्ट रेडियो टू हिम। कोई उसका रेडियो गुम हो गया, वो कहता है कि जो भी मुझे वो दे देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। अब ये जनरल ऑफ़र है। कोई बंदा जिसको इस ऑफ़र का इल्म हो, वो रेडियो ढूंढ ले और जाके उसे वापस कर दे, तो वो इनाम लेने का हकदार ठहरेगा। अब एक केस रेफरेंस दिया हुआ है। CSB कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी है, उसने एडवर्टाइज़ कर दिया टू पे $100 टू एनीवन। उसने कहा जी हम $100 देंगे हु सफर्ड फ्रॉम फ्लू आफ्टर यूजिंग द मेडिसिन। उन्होंने कहा हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करें और उसके बाद भी अगर आपको फ्लू हो जाए तो आप हमसे $100 ले जाएं। अब मिसेस कार्लेल है, उसने वो मेडिसिन यूज़ की और उसे जो है वो फ्लू हो गया। उसने अदालत में मुकदमा कर दिया रिवॉर्ड के लिए, कार्लेल ने। तो अब चूँकि ये जनरल ऑफ़र उन्होंने की थी पूरी जनरल पब्लिक को, उनमें से कोई भी जिसे इसका इल्म हो वो उसे एक्सेप्ट करे, और उसको उसने यूज़ कर लिया। मिसेस कार्लेल ने उसने एक्सेप्ट कर लिया। जनरल ऑफ़र थी, एक्सेप्ट हो गई। अब ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था। कंपनी वाज हेल्ड लायबल, कंपनी जिम्मेदार ठहरी। अब उसको $100 देने पड़े, क्योंकि ये जनरल ऑफ़र थी और कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। तो ये सेकंड एसेंशियल हो गया। थर्ड एसेंशियल है डेफिनेट एंड क्लियर। डिफाइंड यानी जो भी ऑफ़र हो वो डिफाइंड हो, वो डेफिनेट हो, बिल्कुल वाज़ेह हो और पता हो कि ये किसके बारे में की जा रही है। अगर जो ऑफ़र है उसकी टर्म्स वेग हों, मुबहम हों, वो वाज़ेह ना हों, वो समझ ना आए कि ऑफ़र में कहा क्या जा रहा है, तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं होती। टर्म्स ऑफ ऑफ़र क्लियर होनी चाहिए। और ये याद रखें कि जो अनसर्टेनिटी है वो ऐसे ही क्रिएट होती है अगर टर्म्स क्लियर ना हो। और ये हमें पता है कि अनसर्टेनिटी जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। अगर टर्म्स ऑफ ऑफ़र क्लियर नहीं होंगे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और वो वैलिड ऑफ़र ही नहीं होगी। अब देखें, ये भी एक होता है कि बाज़ औक़ात आप कह देते हैं एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, कि जी ये अगर काम हो गया तो मैं मुस्तकबिल में आपके साथ ये काम कर लूँगा। अब ये तो आपने कह दिया, लेकिन वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा वो तो अभी वाज़े नहीं है। तो लॉ तो कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस वाज़े होनी चाहिए। यानी ये कह देना सिर्फ कि हाँ ये मुस्तकबिल में मैं ये चीज़ तुमसे ख़रीद लूँगा, भाई कितने में ख़रीदनी है, उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं आप क्लियर कर रहे। तो जहाँ जो है वो क्लैरिटी नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो सकता, वो ऑफ़र वैलिड नहीं हो सकती है। अब देखें इसकी एग्जांपल्स देखें ज़रा। ए हैज़ 2 मोटरसाइकिल्स, उसके पास 2 मोटरसाइकिल्स हैं। ही ऑफर्स टू सेल 1 मोटरसाइकिल टू बी फॉर ₹27,000।
वो बी से कहता है कि जी मैं ये 27,000 में आपको ये मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूँ, एक मोटरसाइकिल। अब ये क्लियर नहीं किया जा रहा, ये क्लियर हो ही नहीं रहा कि वो दो मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो बेचना चाहता है। मुमकिन है उनके मॉडल्स और हों, वो डिफरेंट कंपनीज़ के हों, उनकी इंजन पावर डिफरेंट हो। तो ये बात जहन में रखें कि जब तक ऑफ़र की टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो ऑफ़र वैलिड नहीं होगी। अब दूसरी एग्जांपल एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर है, और ये केस रेफरेंस है टेलर वर्सेस पोर्टिंगटन। ये केस है, दो पार्टीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। अब यहाँ उसने एग्जांपल में एक्स और वाई से इनको जाहिर किया है। अब हमें नहीं पता है कि टेलर इसमें अपेलेंट है या, यहाँ उसकी डिटेल नहीं दी गई है, डिफेंडेंट कौन है, हमें केस रेफरेंस दे दिया है। अब हमें यहाँ से इसको समझना है कि दो पार्टीज़ में कोई मामला हुआ, अदालत गए और अदालत ने इस पॉइंट के ऊपर इसका फैसला किया। एक्स परचेज्ड ए हॉर्स फ्रॉम वाई, एक्स ने वाई से एक घोड़ा खरीदा एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ़ फर्स्ट वन प्रूव्ड टू बी लकी। उसने कहा जी ये अगर एक घोड़ा मेरे लिए लकी साबित हुआ और ये मैं रेसेस वगैरह जीत गया तो मैं जनाब आपसे दूसरा घोड़ा भी खरीद लूँगा। अब हुआ ये कि वो घोड़ा बाद में लकी भी साबित हुआ, लेकिन उसने दूसरा घोड़ा खरीदने से इनकार कर दिया। तो अब जो दूसरी पार्टी है वो अदालत चलेगी कि देखें जी इसने तो मुझसे ये घोड़ा खरीदा था और कहा था कि ये नेक्स्ट मुझसे खरीदेगा अगर ऐसा हुआ तो, अगर इसको इसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल गए और इसको मिले भी हैं और ये अब घोड़ा नहीं खरीद रहा मेरे से। अब अदालत ने ये कहा कि ये एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर है, यानी जो वो कह रहा है कि मुस्तकबिल में खरीदेगा, अब ये एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर है, इसलिए ये वैलिड नहीं है, ये टर्म्स क्लियर नहीं है। आप किन टर्म्स के ऊपर कह रहे हैं कि खरीदेगा, वो टर्म्स तो आप क्लियर ही नहीं कर रहे। तो चूँकि ये अनक्लियर ऑफर है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट नहीं हुआ, तो अदालत ने फैसला दिया कि वाई कैन नॉट इन्फोर्स इट, वाई इसे इन्फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद क्रिएट्स लीगल रिलेशंस। अब ऑफर वो होती है जिसके अंदर आपका इंटेंशन है लीगल रिलेशंस क्रिएट करना हो, वो सोशल एग्रीमेंट्स क्रिएट करने वाली ना हो, वो बिजनेस एग्रीमेंट्स वाली हो, कमर्शियल एग्रीमेंट्स वाली हो, वहाँ लीगल रिलेशंस आप क्रिएट करना चाहते हो, आपका इंटेंशन ये हो। कोई भी ऑफर है वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने वाली होगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर पाएगी, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। और आपको मैंने समझाया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये फ़र्ज़ कर लिया गया है, पहले से फ़र्ज़ कर लिया गया है कि ये ऑफ़र जो होती हैं वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए ही होती हैं। अब एग्जांपल देखें, जैसे मसलन ए इनवाइट्स बी टू डिनर, ए ने बी को डिनर पे इनवाइट किया। अब ये तो सोशल ऑफ़र है, सोशल एग्रीमेंट क्रिएट करेगी, ये लीगल रिलेशंस क्रिएट करने वाली बात ही नहीं है, तो ये सोशल एग्रीमेंट है, ये लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ए ऑफर्स टू सेल इज वॉच टू बी फॉर ₹200, ए ने बी को अपनी घड़ी 200 रुपये में बेची। अब ये एक कारोबारी लेन देन है, ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो इस सूरत में ये ऑफ़र जो क्रिएट करने के लिए बनाई जा रही है, ये लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए बनाई जा रही है, ये कमर्शियल एग्रीमेंट है, इसलिए ये वैलिड ऑफ़र है। अब मेरिट वर्सेस मेरिट, फिर दो पार्टीज़ का केस रेफरेंस है। अब हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो रहे हैं और सेपरेशन के टाइम पे अब वो लिख रहे हैं कि जी वो ये चीज़ें इसको मिल जाएंगी, ये इसको मिल जाएंगी। एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स द हस्बैंड एग्रीड टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ द हाउस टू हिज वाइफ। अब चूँकि सेपरेशन हो रही है, टर्मिनेशन हो रही है एक रिलेशनशिप की, और उस वक्त वो डिसाइड कर रहे हैं आपस में, टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे से तय हो रही हैं सेपरेशन की, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि वो ये घर उसके नाम लगवा देगा, और बाद में उसने वो इनकार कर दिया। तो जो उसकी वाइफ थी वो अदालत चले गई कि अब ये घर मेरे नाम नहीं लग रहा। अदालत ने फैसला दिया, इट वॉज हेल्ड दैट दे इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ये लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए ही था, ये कॉन्ट्रैक्ट है, और हस्बैंड को उसकी जो हाउस की ओनरशिप है वो अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र करनी पड़ी। पांचवा है इन्विटेशन टू ऑफ़र। ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी इन्विटेशन टू ऑफ़र में और ऑफ़र में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। जैसे इन्विटेशन जो है ये ऑफ़र नहीं है, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं कि वो ऑफ़र करे, तो ये आप ऑफ़र नहीं करे, आप अगले बंदे को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये इससे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेने से लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो पाते। ऑफ़र आपने जाके करनी है अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो। जैसे ऑक्शन सेल होती है, अब अगर एक बंदा ऑक्शन नीलामी है, एक बंदा जो है वो कहता है कि जी एडवर्टाइज़ कर देता है
कि जी फलाने दिन फलानी जगह के ऊपर ये कोई फर्नीचर है या कोई भी और चीज़ है, वो कहता है कि इसकी नीलामी होगी, ऑक्शन की जाएगी, तो आपको इनवाइट किया जाता है कि आए आके अपनी बोली दें, इस पर आप अपनी बिड्स दें। तो ये तो इनविटेशन टू ऑफर है। अब आप उसको एक्सेप्ट कर लें और आप चले जाएं और आप कहें जी देखें आपने इनवाइट किया था कि आए बोली लगाए, मैं आ गया हूँ तो अब ये चीज़ मेरी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, और इनविटेशन टू ऑफर जो होता है वो ऑफर नहीं है, वो लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करता। ऐसे ही जब कंपनीज ऑफर करती हैं शेयर्स अपने टू जनरल पब्लिक कि जी ये ऑफर है हमारे, अब वो अवाम को इनवाइट कर रही हैं कि पब्लिक जो है वो जाके शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दे। तो शेयर ऑफर करना कंपनी की तरफ से वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। एक बंदा सिर्फ अप्लाई करके ये बैठ जाए कि हाँ जी ये मैंने तो अप्लाई कर दिया, इन्होंने शेयर ऑफर किए थे, मैंने अप्लाई कर दिया, तो अब कंपनी मुझे शेयर जो है वो देने की पाबंद होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कंपनी ने इनविटेशन टू ऑफर दिया, ऑफर आपने दी अप्लाई करके, अब उसको एक्सेप्ट कंपनी ने करना है, एक्सेप्टेंस कंपनी की तरफ से होगी, और वो एक्सेप्टेंस अगर कंपनी करती है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट से अलॉट हो जाएंगे, उससे पहले नहीं। यानी इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में फ़र्क करना आपको आना चाहिए। एसेंशियल ये है कि ऑफ़र जो है वो इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं होता, ऑक्शन सेल इनविटेशन है, वो ऑफ़र नहीं है, शेयर इशू करना इनविटेशन है, ये ऑफ़र नहीं है। अब इसकी भी एग्जांपल्स देखें, एक्स डिस्प्लेड गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, एक्स ने ऑक्शन सेल के लिए कोई गुड्स रखी हैं, इट इज़ नॉट एन ऑफर, ऑफर विल कम फ्रॉम दी बायर इन द फॉर्म ऑफ बिड, वो तो जो है वो बोली की सूरत में आएगी। फिर एक केस दिया हुआ है हैरिस वर्सेस निकर्सन का, और यहाँ एन और एच इस्तेमाल हुए हैं। निकर्सन ने एडवर्टाइज़ किया कि वो अपना फर्नीचर है फलानी जगह के ऊपर वो बेचना चाहता है। एच केम फ्रॉम लंदन टू अटेंड दी ऑक्शन, वो लंदन से उस जगह गया कि जी मैं वो उस बोली में जाऊँ, बट दी फर्नीचर वाज विदड्रॉन फ्रॉम सेल, लेकिन जो निकर्सन है उसने वो फर्नीचर ही विदड्रॉ कर लिया सेल में से। अब उसने क्या किया, जो एच है वो अदालत चले गया, उसने कहा जी मेरा इतना टाइम ज़ाया हुआ है, मैं इतने पैसे लगा के लंदन से सफ़र करके इस जगह पे आया हूँ, ठीक है, तो मेरे अखराजात और मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है उसके मुझे पैसे दिए जाएं, उसको मुझे कंपनसेट किया जाए। तो कोर्ट ने डिसाइड किया इसी पॉइंट के ऊपर, कोर्ट ने कहा कि ये तो ऑफ़र थी नहीं, ये तो इनविटेशन टू ऑफ़र था, वो तो उन्होंने ऑक्शन के लिए आपको बुलाया है, बिड्स आपने देनी थी, तो आपको तो इन्वाइट किया गया, आप आए हैं, आपने भी ऑफ़र देनी थी, उनकी मर्ज़ी थी वो मानते ना मानते, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, ये वैलिड ऑफ़र थी ही नहीं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हैरिस था वो कंपनसेशन जो मांग रहा था उसे कंपनसेशन नहीं दी गई, वो जो अपना टाइम का और पैसों के ज़िया का मांग रहा था वो पैसे उसे अदा नहीं किए गए। अब देखें जो केस रेफरेंसेस हैं वो एक ख़ास पॉइंट के ऊपर वो बेस कर रहे हैं, आपको समझ आनी चाहिए यहाँ से कि ये इस पॉइंट के ऊपर इसका फ़ैसला हो रहा है, तो फिर वो कैसे वो पॉइंट क्लियर ना हो, वो समझ ना आए। तो केस रेफरेंस वाली जो एग्जांपल्स हैं उनसे तो वो बेहतर तरीके से समझ आता है, थोड़ी सी उसके ऊपर तवज्जो करें, समझने की कोशिश करें कि कहा क्या जा रहा है, तो फिर आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। अगली बात है कि कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब जो ऑफ़र है, आप एक बंदा ऑफरर है, वो एक चीज़ सोच के बैठा है, वो उसने अगले बंदे को कम्युनिकेट ही नहीं की, तो वो वैलिड ऑफ़र ही नहीं है। महज किसी के सामने ऐसे ही अपने इरादे का इजहार कर देना कि यार मैं ये चीज़ें बेचना चाहता हूँ, आजकल मुझे पैसों की ज़रूरत है, ऐसी बात करने से ये कोई ऑफ़र नहीं है। यानी ऑफ़र तो ये होती है, हमने ऑफ़र में ये पढ़ा है कि आप अपनी रजामंदी का इजहार कर रहे हैं अगले बंदे के सामने कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या ये काम नहीं करना चाहता, और विद ए व्यू, और आप इस नुक्ता नज़र से कर रहे हैं टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट ऑफ द अदर, क्या आप उसी काम के करने या ना करने के बारे में अगले बंदे की भी रजामंदी जाने। अब अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप सिंपल अपने इरादे का इजहार कर रहे हैं, मेरी इंटेंशन शो कर रहे हैं महज, तो ये तो ऑफ़र वैलिड ऑफ़र नहीं है। जब तक ये दोनों कंपोनेंट्स पूरे ना हों तो ऑफ़र वैलिड नहीं होती है। और अगर आपने ये सोचा हो, लिख लिया हो, और वो आप कागज़ रख ही लें अपने पास और अगले बंदे को कम्युनिकेट ही ना करें, जब तक ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं की जाएगी ऑफ़र वैलिड नहीं करार पाएगी। अब यहाँ इसकी भी एग्जांपल्स हैं। एस ऑफर्ड ए रिवार्ड टू एनीवन हु फाउंड हिज लॉस्ट डॉग ना। अब एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि उसने कोई रिवार्ड ऑफर किया हुआ है, ही विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ दैट ऑफर
अब वो बगैर जो है वो उसके इल्म के वो उसका जो लॉस्ट डॉग है वो ढूंढ लाया, वो उसके पास ले गया। अब चूँकि उसको पता ही नहीं है, उसने इनाम क्लेम ही नहीं किया, वो चले गया। अब अगर बाद में अगर कोई उसे बताया कि देखें भाई इसकी तो उन्होंने ऑफ़र वो अनाउंस किया हुआ था रिवॉर्ड, तो अब तुम इसका रिवॉर्ड उससे जाके क्लेम करो, तो अब रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों क्लेम नहीं किया जा सकता? इस वजह से क्लेम नहीं किया जा सकता कि आप अपनी मर्जी से चले गए थे, आपने वॉलंटरली एक्ट किया है, आपने ऑफ़र का इल्म होने की वजह से एक्सेप्ट उसको एक्ट नहीं किया। आप उसका वो जो कुत्ता है वो ढूंढ के इसलिए नहीं ले गए कि आपको पता था, आपको मिला, आपने कहा अच्छा यार ये तो फलाने बंदे का है, आप उसके पास ले गए। अब जब तक ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं होगी वो वैलिड नहीं होगी और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। अब ये भी केस रेफरेंस है फिच वर्सेस स्नेडकर का, और अदालत ने इसी पॉइंट के ऊपर फैसला दिया कि चूँकि ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं हुई तो आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। और उसके बाद ऑफ़र जो होती है दैट मे कंटेन पॉजिटिव कंडीशंस। ऑफ़र में पॉजिटिव कंडीशंस हो सकती हैं, मस्बत शराइत लगाई जा सकती हैं। अब वो मस्बत शराइत कैसी? मसलन ऑफ़र में आप ऐसी कोई टर्म्स लगा सकते हैं कि यार एक्सेप्टेंस है ना, वो आपने मुझे मेल ही करनी है, हमें टेलीफोन के ज़रिए बताना है, या ये जो बंदा आपके पास है आपने ना उस बंदे के ज़रिए से अपनी एक्सेप्टेंस का इजहार हमें कर देना है, या कोई और मोड ऑफ़ डिलीवरी क्या होगा, उसका मोड ऑफ़ पेमेंट क्या होगा, इस तरह की कोई शराइत आप लगा सकते हैं। तो पॉजिटिव कंडीशंस अटैच की जा सकती हैं, उसमें लॉ को कोई एतराज़ नहीं है। और इसकी ए रोड टू बी टू सेल हिज बुक एग्जाम्पल जो सुन लें आप, ए ने लिखा बी को कि मैं किताब उसे बेचना चाहता हूँ, एडिंग दैट कि इसका आपने रिप्लाई जो है वो थ्रू लेटर ही देना है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। उसको लेटर लिखा है, मेल आपने किया है, मेल ही वो करेगा, ये पॉजिटिव कंडीशन है, ये अटैच की जा सकती है। मस्ट नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशंस, लेकिन ऑफ़र में मनफी शराइत नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अब नेगेटिव कंडीशंस क्या है, मनफी बात क्या है? मनफी बात ये है कि यही जो बात है, ए बी को लिखे कि भाई मैं आपको ये किताब बेचना चाहता हूँ, और ये आगे से कह दे, बीच में ये चीज़ ऐड कर दे कि अगर आपने मुझे 5 दिन तक जवाब ना दिया तो मैं समझूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप ये किताब ख़रीदना चाहते हैं। अब ये नेगेटिव कंडीशन है। देखें, आप किसी को फोर्स नहीं, लॉ कहता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको रिप्लाई दे। यानी अगर वो बंदा जवाब देना चाहता है तो ठीक है, नहीं जवाब देना चाहता तो ना सही। आप उसे कहें नहीं जी आपने अपनी मर्जी का, आपने अपने हाँ या ना का हमें बताना ज़रूर है, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपने उसे अपनी ऑफ़र देनी है, ऑफ़र दे दी है, वो जवाब दे चाहे ना दे, और आप कहें जी उसके साथ नेगेटिव कंडीशन अटैच कर दें कि ये अगर आपने ना माना तो हम समझेंगे कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी सूरत में ऑफ़र हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं हो सकती है। 9th एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है, इसेंशियल है, 9वां और आखिरी इसेंशियल है, क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स क्या होती हैं? क्रॉस ऑफर्स ऐसी ऑफर्स हैं कि जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं वो एक दूसरे की ऑफर का इल्म हुए बगैर वही बात, सेम चीज़ ही जो है वो एक दूसरे को कह दे। एक बंदा एक चीज़ खरीदने के लिए, दूसरा बंदा दूसरे को वो चीज़ बेचने के लिए उतने ही पैसों में, और इल्म है नहीं कि वो बंदा भी मुझे बेचना चाहता है, दोनों एट दी सेम टाइम्स। अब ऐसी ऑफर्स जो होती हैं जो एक दूसरे की तरफ जा रही हो, ये क्रॉस ऑफर्स कहलाती हैं। अब जो क्रॉस ऑफर्स होती हैं वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करती, क्योंकि दोनों ऑफरर्स हैं इसमें। अब होगा ये कि एक ऑफरर, और जब दूसरा किसी एक ऑफर को कोई दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा और दोबारा वो चीज़ बताएगा तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। ऐसे क्रॉस ऑफर्स से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। जैसे ए राइट्स टू बी टू सेल 1 टन ऑफ आयरन फॉर 1 लाख, और ऑन दी सेम डे बी राइट्स टू ए टू बाय 1 टन ऑफ आयरन फॉर 1 लाख, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये क्रॉस ऑफर्स हैं। अब ये ऑफर के जो वैलिड ऑफर के ये एसेंशियल पॉइंट्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने आपसे कहा है कि खालिद महमूद चीमा की बुक उसको आप फॉलो करें, वेरी बेसिक बुक, आपको उससे समझ आएगी। उसके बाद आप जो भी जिस लेवल का भी पढ़ना चाहें आप पढ़ लें, ये पॉइंट्स उसमें से देखें। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको समझ आई है इन वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स दें, इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।